नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के कंपाइलेशन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की डिफिनीशन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले इन्हें डिफाइन करेंगे और जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं उसकी पहले परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। तो ये डिफिनीशन पहले देखने के बाद तब बाकी चीज़ों को जो सिलेबस के अंडर में है उसे कवर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज़ है, इसलिए इसे एक बार अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा समय निकालकर। इससे आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी समझ में होंगे। प्रश्नों को आप ठीक ढंग से हल कर पाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इन्वायरमेंट वर्ड जो है ये असल में एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है और फ्रेंच वर्ड है इन्वायरोन। इन्वायरोन का मतलब होता है इन सर्किल या सराउंड, यानी जो हमारे चारों ओर है, हमारे सराउंडिंग में है, वो सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो सराउंड अगर यहाँ जो वर्ड है वो यूज़ किया गया तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि द इन्वायरमेंट इज़ वेरी, यहाँ देखिए, द इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड इन्वॉल्व एवरीथिंग, सब कुछ दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितनी भी चीज़ें उसके पूरे लाइफ साइकिल में प्रभाव डालती हैं वो सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ देखें, इट इज़ द टोटली ऑफ सोशल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली, यहाँ नीचे देख लीजिए, दैट कंपोज नेचर एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स। इसमें सब कुछ आ जाता है, वो चीज़ें जिंदा भी हो सकती हैं और निर्जीव भी हो सकती हैं। इट रिफर टू द टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड द टाइम। ठीक है, यहाँ ये पूरी डिफिनीशन है। तो इतनी लंबी डिफिनीशन को समझाने का उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ इतना था कि आप जानिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, और डिफिनीशन वही घिसी पिटी। अब इसके साथ और भी चीज़ें हैं। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। मोटे तौर पे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वैसे तो इसके कई सारे पार्ट हो सकते हैं। तो 3 इसकी जो मेन कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला तो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके बाद कल्चरल इन्वायरमेंट है, फिर बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। ये 3 पार्ट है। और यहाँ पर एक डे की बात हो रही है, तो ये इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। दिस डे डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इज सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट ग्लोबली। मतलब इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना, वो भी ग्लोबल लेवल पे, ये यूनाइटेड नेशन का पर्पस था या मेन पर्पस था। और उसी को उद्देश्य बनाकर या उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसको मनाने की शुरुआत की जाती है। कैसे की जाती है यहाँ पर दिया हुआ है, इट बिगन इन 1972 एट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फ्रॉम 5 जून टू 16 जून। शुरुआत इसकी 5 जून से होती है। मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी ये 5 जून से स्टार्ट हुई थी और 16 जून तक चली थी। तो जहाँ से शुरुआत होती है उसी तारीख को चुन लिया जाता है कि इस तारीख पर प्रत्येक वर्ष जून के महीने में हम इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करेंगे। द फर्स्ट इन्वायरमेंट डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 5 जून 1973। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर दी हुई है। अब कुछ और काम की चीज़ों को देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ देखिए बायोलॉजिकल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसेक्ट, एनिमल, प्लांट और जितने भी उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, प्रोसेस हैं, मतलब जिसके साथ वो एक दूसरे से जुड़े हैं या जितने भी प्रोसेस उनके साथ एसोसिएट करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर एक साथ मिलाकर देखे जाते हैं। इन्वायरमेंट जब वर्ड का हम यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ जीव और जीव से संबंधित जो ज़रूरतें हैं वही नहीं आती हैं, उनका आपस में तालमेल कैसा है इसको भी हम देखते हैं। सब मिलाकर हम ओवरऑल स्टडी करते हैं। वेयर एज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कंटेन एलिमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड प्रोसेसेस सच एज माउंटेन, रॉक, रिवर, विंड, क्लाइमेट एलिमेंट्स एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये जो लिस्ट यहाँ पर दी है ना, ये यही खत्म नहीं होती है। ईटीसी का मतलब है कि और भी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मानव जीवन या किसी भी ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हुई हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट की बात हो रही है जो कि 1986 का है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट इंक्लूड फिजिकल, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। इन्वायरमेंट में ये जो हमारा 1986 वाला एक्ट था जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रथम एक्ट कहा जाता है, हालांकि इससे पहले 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आ चुका था, उसका भी संबंध इन्वायरमेंट से ही है। लेकिन यहाँ इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट के तौर पे एक जाहिरा जो एक्ट है उसको लॉन्च किया गया।
तो इसमें ये कहा गया कि इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि इसमें फिजिकल, एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट और उनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो सब कुछ शामिल होता है। तो यही चीज़ आपको शुरुआत में भी बताई गई थी और यही मुख्य डिफिनीशन भी है, मोटी डिफिनीशन और बेसिक डिफिनीशन यही। अब एक चीज़ और बताई गई है कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इसमें सब कुछ आता है, दैट सराउंड और इफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे वायरस टू ह्यूमन बीइंग आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसी प्रकार से फूड चेन डेवलप होती है, पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहता है। अब यहाँ बात करते हैं इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है और इसका अध्ययन करना या इस पर रिसर्च करने का काम ये साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बाद में स्टार्ट किया, जब आधा इन्वायरमेंट समाप्त हो गया, मतलब बुरी तरह से डैमेज हो गया, जो प्रकृति हमारी है वो दूषित हो गई। पहले तो ये था कि डेवलपमेंट की होड़ मची हुई थी, नई नई मशीनों को हम आविष्कार उनका कर रहे थे और उससे प्रोडक्शन में लगे हुए थे, अनाधुन उसमें रॉ मटेरियल डाल के बढ़िया जो प्रोडक्ट है उसको निकाल रहे थे, पैसे कमा रहे थे और जितने भी संसाधन हमें चाहिए थे वो सब हमने नेचर से लिए और बदले में लौटाया कुछ नहीं, सिर्फ लेते गए। तो जब प्रकृति का खजाना खाली होने लगा तब जाकर चिंता होने लगी कि भाई अब क्या होगा। तो बहुत लेट यहाँ पर एफोर्ट हमने शुरू किए हैं, प्रयास स्टार्ट किए। तो जब लेट प्रयास शुरू किए जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी देर से आना स्वाभाविक है, इसीलिए अभी तक हमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। लाख प्रयास पूरी दुनिया भर की संस्थाएं मिलकर कर रही हैं लेकिन कंट्रोल में सिचुएशन हो ही नहीं रही। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर इकोलॉजी है क्या। ये साइंटिफिक स्टडी है, इसको अगर डिफाइन आप कीजिएगा तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, या आप कह लीजिए कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, इसको हम देखते हैं। तो वो चीज़ उसकी जब स्टडी की जाती है तो इसको इकोलॉजी के अंदर रखा जाता है। मतलब इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है या साइंस की एक ब्रांच आप कह लीजिए, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सिर्फ मनुष्य तो है नहीं, इसमें बाकी जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सब आएंगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में जो रिलेशनशिप है उसको भी देखते हैं और इन ऑर्गेनिज्म की अपने आसपास के सराउंडिंग के जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी देखते हैं। उन सबको पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और नई नई चीज़ों को खोज कर बाहर निकालते हैं। द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1869 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट और इनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये बायोलॉजिस्ट थे। 1869 का जो समय था उस समय इकोलॉजी वर्ड को यूज़ किया गया। ये इकोलॉजी जो वर्ड है ये भी डेराइव किया गया है। जैसे इन्वायरमेंट को हमने देखा ना कि वो इन्वायरन नाम के जो फ्रेंच वर्ड था वहाँ से उसका डेरिवेशन हुआ था, वैसे ही यहाँ पर दो अलग अलग ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पहला तो ओकोस है और दूसरा लोगोस है। ओकोस का मतलब या ओकियोस, आप जो इसे प्रोनाउंस करना चाहें। तो ओकोस की मीनिंग क्या होती है, होम या स्टेट। इसे साफ कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीक वर्ड है ओकियोस और इसका जो मीनिंग है वो स्टेट या फिर होम के तौर पे देखा जाता है, मतलब रहने का ठिकाना। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो घर का अध्ययन यानी अपने होम की स्टडी हम करते हैं। अब होम का मतलब यहाँ पे ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो नेचुरल होम हमारा है या नेचुरल हैबिटेट है, हम उसकी स्टडी जब करने लगते हैं और उसके साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसको जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, इकोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है और वही हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं। अब यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए कि द एम्फेसिस इज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, नेमली एबायोटिक यानी नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है और बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट जो है उनके बारे में। तो इस प्रकार से ये परिभाषा है और परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, तभी आप अन्य चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। इकोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट बट आल्सो विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़। पॉपुलेशंस के बारे में भी इसमें स्टडी की जाती है, मतलब जितनी भी जीव जातियाँ हैं। कम्युनिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोम्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोस्फीयर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सब कुछ इसमें आता है, यानी यह भी एक ब्रॉड फिनोमिना है। अब यहाँ पर इसके लेवल दिए हुए हैं। तो स्टडी ऑफ लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि इंडिविजुअल है यहाँ पे उसको देखेंगे। तो ये बेसिक यूनिट होती है, यहीं से शुरुआत होती है और इसी से सब कुछ बना हुआ होता है, इसी पर सब कुछ आधारित होता है। और उसके बाद जब ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल जो फेज है उसको हमने देखा तो पॉपुलेशन को देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस दैट लिव इन अ डिफाइंड एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इनका आपस में इंटरेक्शन होता है और ये एक डिफाइंड एरिया में रह रहे होते हैं। इसके बाद कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो एक एक डिफिनीशन है, कम्युनिटी की डिफिनीशन क्या होती है, पॉपुलेशन की इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल डिफिनीशन क्या होती है, उसे आपने देखा। अच्छा, लास्ट में इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, तो कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म and their physical environment interacting as an ecological unit।
तो ये तो परिभाषा हो गई। अभी यहाँ नीचे हैबिटेट की डिफिनीशन को देखेंगे। हैबिटेट और ऑर्गेनिज्म, ये दोनों चीज़ें क्या है? आपने सुना होगा कि कोई भी प्रजाति, कोई भी स्पीशीज़ जो है वो धीरे धीरे करके कम होते होते उसकी जो पॉपुलेशन है और अंत में वो विलुप्त हो गई, एकदम से गायब हो गई। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं उसी की वजह से मेनली होता है, लेकिन हैबिटेट का नष्ट होना ये सबसे मुख्य कारण है। अगर किसी जीव का हैबिटेट यानी उसका घर ही उजड़ जाए तो वो बेठिकाना हो जाएगा। खाने पीने से लेकर रहने तक जितनी भी चीज़ें उसकी हैं वो सब वहाँ से उठ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो वो भागने लगेगा एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ उसको रहने लायक आवास मिलेगा वहाँ चला जाएगा। लेकिन एक झटके में वहाँ तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। और एक बड़ी बात ये भी है कि जहाँ वो जाएगा वहाँ पहले से ही कुछ स्पीशीज़, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो रह रहे होंगे, तो उसके साथ उनका कॉम्पिटिशन होगा, फिर एक इकोलॉजिकल डिसबैलेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और ऐसे ही फिर विलोपन शुरू होता है। कोई एक खास प्रजाति जो है वो विलुप्त होने लगती है। तो हैबिटेट का विनाश होना ये सबसे मेन रीज़न होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो हैबिटेट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म ही आप कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ये जहाँ पर भी रहता है, स्थायी रूप से रहता है या स्थायी तौर पे रहता है, तो उसको कहते हैं उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। और इसी फिजिकल एनवायरनमेंट को अच्छे ढंग से डिफाइन करते हैं हैबिटेट के तौर पे। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सारी जीव जातियाँ अलग अलग ढंग की होती हैं। ठीक है कि सबको सांस लेनी है, सबको भोजन करना है, सब अपनी क्रियाशीलता जो है वो दिखाते हैं, लेकिन सबकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिनको कि एक खास स्थान पे ही पूरा किया जा सकता है। तो वही दिया हुआ है कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर इट्स सर्वाइवल एंड लाइफ वेयर द इन्वायरमेंट प्रोवाइड फॉर दोज नीड्स। ऐसा इन्वायरमेंट जो कि उनकी ये नीड जो है इसको कंप्लीट करता हो, फुलफिल करता हो, वहाँ पर ये रह रहे होते हैं और वही इनका हैबिटेट होता है। द इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एलिफेंट, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एलिफेंट की जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट है वो जंगल के तौर पे, फॉरेस्ट के तौर पे, उसको फॉरेस्ट चाहिए। फॉरेस्ट में भी बढ़िया पानी वानी का जो एरिया होता है वहाँ पे हाथी रहते हैं और पानी से खेलते भी हैं और इन्हें ठंडक चाहिए होती है, नहाना बहुत पसंद होता है और इनकी खुराक अच्छी खासी होती है और ये प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो इन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेजिटेशन चाहिए होता है। तो जंगल इनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। और दूसरी ओर वेल जो है उसको ओशियन चाहिए होता है, वो भी डीप ओशियन चाहिए होता है क्योंकि उसका साइज़ आप जानते ही। तो अब आप एक वेल मछली को अगर जंगल में ले आकर रख देंगे तो वो सर्वाइव कर पाएगी? संभव नहीं है। और हाथी को अगर आप समुद्र में डाल देंगे तो ये संभव नहीं है कि वो जी जाए। तो हर प्राणी का, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटेट होता है या अपना एक एरिया होता है जिसमें कि वो आराम से रह सकता है, अपनी जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है। तो वो चीज़ हमने देखी। अब एक साथ और चीज़ इसमें देख लेते हैं। अ हैबिटेट में सपोर्ट मेनी डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है जिनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है। अब जैसे फॉरेस्ट जो है वो एलिफेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके साथ साथ जितने भी वेजिटेरियन जानवर हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको वही जंगल चाहिए होता है। जैसे चौपाया जो बोवियंस हैं उनके लिए, या हिरण जैसे जो छोटे जीव हैं उनके लिए घास फूस उनको भी चाहिए होता है, पानी उनको भी चाहिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, इसलिए ये एक हैबिटेट में रह सकते हैं। मतलब ये सारे जो हैं ये जंगल में पाए जा सकते हैं। और इन पर डिपेंडेंट रहने वाले जो नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर हैं फूड चेन के हिसाब से, वो भी आसपास ही रहते हैं क्योंकि उन्हें भोजन इन्हीं से मिलता है। तो ये पूरा फूड चेन भी डेवलप हो जाती है एक खास हैबिटेट में, एक अच्छी खासी फूड चेन। और एक फूड चेन नहीं बल्कि अनेकों होती हैं, तभी वो बैलेंस में बना रहता है, यानी ज़्यादा समय तक स्टेबल रहता है। तो इस तरह का एक फूड वेव वहाँ तैयार हो जाता है जो कि एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होता है। मतलब उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को सपोर्ट करता है या दूसरे के लिए खुराक बन जाता है, तो सपोर्ट करना वो भी होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल ओशियन हैबिटेट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप ओशियन में सिर्फ वेल मछली को देखते हैं, तमाम जलीय जीव हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। ओशियन एक ऐसी चीज़ है ना कि उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी लापता है, मतलब उसके बारे में सही जानकारी साइंटिस्ट को नहीं है। जो छोटा सा पार्ट है उसी के बारे में हम जानते हैं और ये आश्चर्यजनक बात है। तो फिलहाल एक ओशियन जो है उसमें बहुत सारे जीवों की नीड फुलफिल होती है। मतलब यहाँ वही दिया हुआ है कि हैबिटेट में सपोर्ट अ वेल, सी हॉर्स, सील, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मेनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये अपना ठिकाना दिए हुए हैं। द वेरियस स्पीशीज शेयरिंग अ हैबिटेट दस हैव द सेम एड्रेस। उनका जो पता है, जैसे आपका एक लोकल एड्रेस होता है या रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, तो वैसे ही बहुत सारी स्पीशीज़ का जो एड्रेस है या जो उनका घर का पता है वो एक समान होता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब यहाँ आप देखें कि फॉरेस्ट, ओशियन, रिवर एक्सेट्रा इस प्रकार से इनका एड्रेस होता है। जैसे हमारा गली नंबर इतना है, प्लॉट नंबर इतना है, वैसे ही इनका फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, या ओशियन में रहते हैं तो ओशियन इनका एड्रेस हो जाता है, या रिवर्स में रहते हैं तो वहाँ पे, या मैंग्रोव में रहते हैं, मैंग्रोव वाले एरिया में रहते हैं तो वो उनका एड्रेस होता है। मतलब ये जहाँ भी रह रहे हो, और ये एक साथ कई सारी स्पीशीज़ इस प्रकार की हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए द फीचर ऑफ
द फीचर्स ऑफ द हैबिटेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नेमली स्पेस, फूड, यहाँ देखिए स्पेस, फूड, वाटर एंड कवर और शेल्टर। हैबिटेट जो है वो सिर्फ फूड और स्पेस ही नहीं मुहैया कराता है, मतलब ऐसा नहीं कि फूड, वाटर और स्पेस मिल गया तो काम हो गया, उसके अलावा वो शेल्टर भी देता है, कवर देता है ऊपर से, और प्रोटेक्ट भी एक हद तक करता है। कोई भी जीव ऐसा हैबिटेट चुनता है जहाँ पर उसे भोजन पानी के साथ साथ सुरक्षा मिले, मतलब आसानी से कोई बाहरी स्पेशीज आकर उस पर अटैक न कर सके और उसे ख़त्म न कर सके, ऐसा उसका हैबिटेट होता है, मतलब छिपने की जगह होती है, तो शेल्टर ये देता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हैबिटेट के उजड़ने से कोई स्पीशीज किस प्रकार से तेजी से गायब होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। हैबिटेट के फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो स्पेस पहली चीज़ है, मतलब स्थान होना चाहिए, खाना वहाँ पर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और शेल्टर होना चाहिए कवर करने के लिए, या प्रोटेक्शन एरिया होना चाहिए जहाँ पर वो अपना घर बना सके। अपना सिर्फ घर ना बना सके, एक जीव की जितनी भी आवश्यकता है, मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन का काम है और आगे उनकी ग्रोथ वाला जो वर्क है वो भी होता रहे। अब यहाँ देखें, अर्थ हैज़ 4 मेजर हैबिटेट्स। अर्थ के पास यानी हमारी धरती के पास 4 मेजर हैबिटेट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो टेरेस्ट्रियल है, दूसरा फ्रेश वाटर हैबिटेट है, फिर एस्टूरियन जो हैबिटेट है वो उसमें मैंग्रोव वाला क्षेत्र भी आता है, मतलब जितने भी वेटलैंड टाइप के एरिया हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि एस्टूरी एक अलग चीज़ है, वहाँ पर रिवर और ओशियन का जो वाटर है वो मिक्सअप होता है, मतलब नदियाँ प्रायः समुद्र में जाकर मिलती हैं तो वहाँ पर डेल्टा और एस्टूरी बनते हैं। अगर तेज ढाल है तो एस्टूरी ज़्यादा बनती है, और धीमा ढाल है, फैल कर नदी बह रही है, तो वैसे में डेल्टा बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ फ़ायदा ये होता है कि खारा पानी और मीठा पानी, मतलब फ्रेश वाटर और जो ओशियन का वाटर है वो आपस में मिलता है, तो एक अच्छा खासा वहाँ माहौल तैयार हो जाता है। तो ये जैव विविधता के लिहाज से, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रिच एरिया होता है। तो ये एक हैबिटेट हो गया, यहाँ वही बताया गया है, रिवर्स जो है वो ओशियन से जाकर मिलती हैं। और क्यों कौन सा है? ये तो हमने 3 ही देखे। चौथा जो है वो ओशियन है, सबका बाप है। और द ह्यूमन गट इज़ द हैबिटेट ऑफ टेप वर्म। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से हैबिटेट छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो मनुष्य का जो गट होता है, मतलब मनुष्य की जो आंतें होती हैं, वो हैबिटेट हो सकती हैं टेप वर्म का। और यहाँ जैसे फंगस के हैबिटेट के तौर पे आप सड़ी गली चीज़ों को देख सकते हैं। कभी कभी इंसान के भी शरीर में या विभिन्न जीवों के शरीर में फंगस अपना हैबिटेट बनाकर वहाँ रह रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए अनुकूल जो कंडीशन है वो वहाँ पाई जाती है। तो हैबिटेट का आकार बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, ओशियन जितना भारी भरकम भी, या पानी के बूंद जितना छोटा भी। अब यहाँ पे निके और ऑर्गेनिज्म का जो आपस में कनेक्शन है, इंटरेक्शन है, वो क्या चीज़ है देख लेते हैं। हैबिटेट और निके में क्या डिफरेंस होता है ये भी जानने की आवश्यकता है। तो हैबिटेट में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है या उसका पूरा लाइफ टाइम है, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक होती हैं वो सब वहाँ पर उपस्थित होती हैं, या उसमें से मैक्सिमम पाई जाती हैं। अब निके की डिफिनीशन में अगर देखा जाए तो इन नेचर मेनी स्पीशीज ऑक्युपाई द सेम हैबिटेट, तो ये तो हमने पीछे भी देखा है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितनी स्पीशीज एक हैबिटेट में पाई जाती हैं, अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक मोटा उदाहरण फॉरेस्ट का ले लीजिए, यानी जंगल, उसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। अकेले हाथी नहीं पाया जाता, अकेले हिरन नहीं पाया जाता, अकेले शेर नहीं पाया जाता, ये सब रहते हैं और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हाथी को जो चीज़ें चाहिए वो हिरन को नहीं चाहिए होती, मतलब हिरण के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं, शेर को कुछ और चाहिए होता है। तो इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, भले ही इनका आवास एक जैसा हो। द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट इज रिफर टू एज निके। और यही जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक खास इंडिविजुअल की, या आप पूरे स्पीशीज को इसमें डाल दीजिए, और ये हैबिटेट के अंदर ही होता है, हैबिटेट से बाहर संभव नहीं है, तो इसी को कहा जाता है निके। मतलब ये निके जो है ये असल में क्या है, नीचे या निके दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके हैं। तो असल में ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि हैबिटेट के अंदर ही रहकर संभव होता है, हैबिटेट से बाहर ये भी संभव नहीं। अब इसके साथ आप देखें कि ये किसी भी हैबिटेट में कॉमन होता है। अगर कई स्पीशीज़ हैं तो उनके अपने अपने लक्षण होंगे, वो अपने तरीके से अपना जीवन यापन वहाँ पर कर रहे होंगे बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी परेशानी के। ये सब देखने के बाद यहाँ और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि हैबिटेट ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ लाइक इट्स एड्रेस। मतलब किसी स्पीशीज़ का अगर आप हैबिटेट खोजते हैं तो वो उसका एड्रेस होता है, उसका पता होता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। वेयर एज निके कैन बी थॉट ऑफ एज इट्स प्रोफेशन, दैट इज़, यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू द स्पीशीज़। जैसे कि प्रोफेशन किसी स्पीशीज़ का क्या है, मतलब उसका क्रियाकलाप क्या है। आप कोई खास प्रोफेशन चुनते हैं और आप उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ आपके प्रोफेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उपस्थित हैं, या आपके काम की बात जहाँ पर होती है आप वहीं पर मौजूद रहते हैं। वैसे ही एक खास जीव प्रजाति या जो स्पीशीज़ है उसका भी अपना एक प्रोफेशन होता है, उसकी भी अपनी सेपरेट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सब निके के अंदर आती हैं। तो ये प्रोफेशन है, और बाकी जो हैबिटेट है वो उसका, मतलब किसी खास स्पीशीज़ का वो एड्रेस है।
निके जो है वो हर जीव के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर जीव अपने आप में भिन्न है, वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ मैच नहीं कर सकता है। ये ठीक है कि कुछ जो लक्षण है, कुछ सिम्टम्स मैच कर जाए, लेकिन सब नहीं करेंगे। हाँ, हैबिटेट जो है वो कई सारी स्पीशीज़ का एक साथ एक हो सकता है, मतलब सेम एड्रेस हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशन है वो अलग अलग होगा ही। तो ये हमने देखा। अब वही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि द टर्म निके मीन्स द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप ऑफ स्पीशीज़ बाय विच इट यूजेज द रिसोर्सेज इन इट्स हैबिटेट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। मतलब अपने सर्वाइवल के लिए और अपने रिप्रोडक्शन के लिए। सर्वाइव भी तो तभी करेंगे ना जब रिप्रोडक्शन कर पाए, नहीं तो उनकी वंशावली वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए जहाँ पर वो अपने जितने भी क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ हैं, उनको अंजाम देते हैं, तो वो स्थान कहलाता है हैबिटेट। और जब सारी एक्टिविटीज़ को इसमें मिलाकर देखते हैं तो वो चीज़ निके कहलाती है। तो निके क्या है? ये जीव की उसमें क्रियाकलाप या जो जीव की अपनी सक्रियता है उसको जोड़कर देखने की एक विधि है। अब निके जो है वो यूनिक होता है, किसी भी स्पीशीज़ के लिए वो हमेशा इकलौता होता है, बहुत सारा नहीं होता है। तो ये चीज़ हमने पीछे देखी थी। और हैबिटेट जो है वो सेम हो सकता है कई सारे स्पीशीज़ के लिए। नो टू स्पीशीज़ इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम निके। दो स्पीशीज़ अगर है तो उनका एक ही हैबिटेट में अगर वो रह रही है तो उनका निके एक जैसा नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स माफ कीजिएगा, दिस इज़ बिकॉज इफ़ टू स्पीशीज़ ऑक्युपाई द सेम निके दे विल compete विथ वन अनदर। मतलब ऐसा अगर हो गया, मान लीजिए कि निके जो है वो दोनों का सेम हो गया, तो उनके बीच में कंपटीशन चालू हो जाएगा, यानी आपस में टकराव। और उसमें से कोई एक डिस्प्लेस हो जाएगी और कोई एक वहाँ पर बस जाएगी, किसी एक का वहाँ से बाहर निकलना हो जाएगा, मतलब उसे खदेड़ दिया जाएगा, तो वो जाकर किसी दूसरे हैबिटेट में अपना शरण लेगी, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए निके जो है वो एक समान नहीं हो सकता है। अगर कुछ समय के लिए होता भी है तो उसके बाद एक तगड़ा कंपटीशन वहाँ पे होता है, उसके बाद जो जीतता है वो वहीं टिकता है, बाकी जो है वो वहाँ से हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट मे बी पेस्ट ऑफ सेम प्लांट बट दे कैन को एग्जिस्ट एज दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट पर अगर बहुत सारे इंसेक्ट पाए जाते हैं जो कि एक ही हैबिटेट को आजमाए हुए हैं, मतलब उनका हैबिटेट क्या है, वो प्लांट है, उसी प्लांट के शरीर पर वो रह रहे हैं, लेकिन उनका जो खाने पीने या क्रियाकलाप का एरिया है वो अलग अलग होता है। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि एक उसमें से जो इंसेक्ट की वैरायटी है वो जिस हिस्से को खा रही है या जिस हिस्से से वो अपना न्यूट्रिशन ले रही है तो बाकी जो है वो वहीं से उसी हिस्से से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें, ऐसा नहीं होता। कोई जो है वो फूल पर चिपका हुआ है, कोई पत्तियों पर चिपका हुआ है, कोई जड़ों में रह रहा है, कोई उसकी टहनियों से चिपका हुआ है, ऐसा होता है। अगर एक जैसा उनका क्रियाकलाप हुआ, मतलब पता लगा कि एक स्पीशीज़ है उसको भी फूल ही खाने हैं, फूल से ही पंखुड़ियाँ चबानी है, और दूसरे वाले टिड्डे को भी वही करना है, तो आपस में टकराव होगा और उसमें से किसी एक को हटना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, ये निके और हैबिटेट का जो कॉन्सेप्ट है और दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद वन लाइनर फैक्ट को देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितने भी हैं वो बेनिफिशियल हैं। इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, मतलब इन्वायरमेंट को ही सही तरीके से जानने के लिए, उसकी स्टडी और उस पर रिसर्च करने के लिए हम इकोलॉजी को जानते हैं। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से अलग तो नहीं है, लेकिन जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। उसमें हम इंडिविजुअल को देखते हैं, मतलब एक सिंगल यूनिट को देखते हैं ऑर्गेनिज्म की, और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, पॉपुलेशन को देखते हैं, उनकी कम्युनिटी को देखते हैं, उनके इकोसिस्टम को देखते हैं, बायोम को देखते हैं, उनके मतलब उन कई सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनने वाले बायोम को देखते हैं, और इसके साथ साथ हम बायोस्फीयर की भी स्टडी करते हैं। तो ये डिफिनीशन हालांकि पुरानी ही है, लेकिन यहाँ वन लाइनर डाटा के तौर पे दी हुई है, विच फॉर्म द वेरियस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप देखें सेकंड जो इसमें डाटा है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस। स्पीशीज जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं उसकी डिफिनीशन क्या है वो बताई गई है, इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुज इंडिविजुअल मेंबर्स आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये जो रिप्रोडक्शन का फिनोमिना होता है, इसमें स्पीशीज़ किसको कहा जाता है उसी आधार पर तय किया गया है। ये एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जिसके कि जितने भी मेंबर हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, मतलब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इससे वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे और उनकी जो वंशावली है वो आगे चलेगी, उनके जो ऑफ स्प्रिंग है वो जनरेट होंगे और वो आगे रिप्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, इससे उनकी आबादी बनी रहेगी। तो स्पीशीज़ अगर एक है तो इसका मतलब ये है कि उनमें आपस में रिप्रोडक्शन हो सकता है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है। अब इसके बाद आप देखें, इवोल्यूशन इज अ चेंज विच गिव राइज टू न्यू स्पीशीज, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन और डिफरेंसेस इन द जेनेटिक मेकअप और जीन पूल ऑफ अ स्पीशीज। तो ये इवोल्यूशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन में सडनली चेंज आते हैं और बड़े पैमाने पर आते हैं, तो इसको विकृति कहा जाता है। ज़्यादातर म्यूटेशन जो है वो विनाशकारी ही होते हैं और ये वायरस में बखूबी पाया जाता है। जैसे आप कोविड-19 के वायरस को ले लीजिए, लगातार म्यूटेंट होकर वो नई जो उसकी वेराइटी है उसके तौर पे सामने आ रहा है, मतलब नए वेरिएंट आ रहे हैं, कहीं अल्फा बीटा गामा डेल्टा तमाम वेरिएंट आप देख रहे हैं, लैम्डा वेरिएंट तक आ गया।
और उसके बाद ओमिक्रॉन, और अभी वहीं पर संभला हुआ है, लेकिन चीन में फिर से फैला था। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है, इसकी जितनी भी वैक्सीन बन रही है वो इसके ऊपर उतनी कारगर नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए थी। तो इसमें म्यूटेशन की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। और आजकल जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब हो रहा है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी जा रही है, तो इससे म्यूटेशन को बढ़ावा मिल गया है। खैर, उन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आप डिफिनीशन को सिर्फ देखिए तो इवोल्यूशन इज अ चेंज विच गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। और म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर सोर्सेज ऑफ वेरिएशन और डिफरेंसेस। ठीक है, और ये डिफरेंस किस प्रकार का होगा या वेरिएशन कैसा होगा? इन द जेनेटिक मेकअप और जीन पूल। जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है या जीन पूल है उसी में वेरिएशन होता है और चेंजेस आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वॉलेस। डार्विन और वॉलेस जो है ये दो साइंटिस्ट हैं। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म या फिनोमिना आप देख रहे हैं, ये इन दोनों जने के द्वारा दिया गया था। विच इंटरेक्ट विथ वेरिएशन टू कॉजेज गैदर, माफ कीजिएगा, कॉज ग्रेटर रिप्रोडक्शन ऑफ दीज जीन्स विच हेल्प इन एडाप्टिव टू द एनवायरमेंट। तो डार्विन और वॉलेस के द्वारा इस फिनोमिना को लॉन्च किया गया था, और ऐसे कई सारे अभी प्रिंसिपल और फिनोमिना आपको मिलेंगे। अब इसके साथ इवोल्यूशन को देख लीजिएगा। तो इवोल्यूशन लीड्स टू स्पेशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये जो इवोल्यूशन है ये असल में क्या है? यहाँ एक एक डिफिनीशन आप देखिएगा, अभी आगे हम लोग म्यूटेशन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ इवोल्यूशन को देखिए तो ये लीड करता है स्पेशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। आइसोलेशन इज द फैक्टर। आइसोलेशन क्या है? तो इज द फैक्टर विच सपोर्ट स्पेसिमेन। आइसोलेशन इज ऑफ टू मेजर टाइप्स। दो मेजर टाइप कौन कौन से हैं? तो एक तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है और दूसरा जो है वो रिप्रोडक्टिव है, दो वेराइटीज़ की। मेनी स्पीशीज हाउएवर हैव बीन लॉस्ट forever and not a single individual belonging to these species which once existed are now present। बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि गायब हो चुकी हैं, उनका कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो भी नहीं बचा है। तो इस तरह की जो स्पीशीज़ होती है उनको विलुप्त कहा जाता है, मतलब वो पूरी तरह से अपने हैबिटेट से खत्म हो चुकी हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने हैबिटेट में लंबे समय तक वो नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एकदम से खत्म हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से एक बार उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा संभव है, लेकिन आमतौर पे एक लंबे समय अंतराल के बाद अगर वो स्पीशीज़ नहीं दिखाई देती है तो उसको मान लेते हैं कि वो गायब हो गई। अब यहाँ ये कहा गया कि एक्सटिंक्शन में अकर ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स इन नेचर और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसमें ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही होती है, या ह्यूमन है खुद, मतलब मनुष्य खुद है। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं या हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हम खुद अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। हमारा जो विकास का ढांचा है वो एकदम से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा भी कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। अंधाधुंध मकान बनवाने में लगे हैं, सड़कें बनवाने में लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छी क्वालिटी का चाहिए, सारे जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो सब चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो इसके लिए हम प्रकृति का ही दोहन करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से हम लेते तो इन्वायरमेंट से ही हैं। तो हम खोखला करते जा रहे हैं उस चीज़ को, बचाने की कोशिश तो हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा बिगाड़ने के प्रयास हो रहे हैं। और इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल सिटीजन ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो गवर्नमेंट है हमारी वो भी रिस्पॉन्सिबल है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको ठीक प्रकार से चलायमान रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार का खूब ध्यान रहता है। और ऐसे में सड़कें बनवाने के चक्कर में न जाने हर साल कितने पेड़ और कितनी जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता है। पेड़ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो खुद लगाता है और उसके बाद उसको थोड़ा सा बड़ा होने पे काट दिया जाता है, क्योंकि रोड को 6 लेन बनवाना था। तो ये मजबूरी भी है गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं है कि वो शौकिया कर रही है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, सड़क पे जो पॉपुलेशन है उसको मूव करने के लिए जगह चाहिए, उन्हें अच्छे खासे व्हीकल चाहिए। कोई भी अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ नहीं करना चाह रहा है, सबको अपनी 4 पहिया गाड़ी चाहिए होती। तो ऐसे में ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही। तो इसके लिए सड़कें चौड़ी करवानी है, और जहाँ पर सड़कों की पहुँच नहीं थी वहाँ तक अगर सड़क पहुँचाएंगे, मतलब सिंगल रोड भी अगर वहाँ तक ले गए, तो उसके लिए न जाने कितनी ही वेजिटेशन को साफ करना पड़ेगा। पहले के समय में भी ऐसा होता था, लेकिन पहले इनकी बहुतायत थी, पेड़ इतनी कम संख्या में नहीं थे। अब गिने चुने जब बचे हैं, मतलब फॉरेस्ट सर्वे करके या फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम इन्हें गिन लेते हैं कि कितने बचे हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब इन्हें बचाने की सख्त आवश्यकता है, मतलब इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ आप देखें तो इसमें यह बताया गया कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक टाइम इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन बिकम इविडियंट थ्रू द पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला पार्ट तो पॉपुलेशन डेंसिटी का है, दूसरा जो है वो बर्थ रेट या जो नेटेलिटी है उसको देखेंगे। डेथ रेट को भी देखना ज़रूरी है। जब हम जन्म दर को देख रहे हैं, माने पैदा कितने हो रहे हैं ये काउंट कर रहे हैं, तो मर कितने रहे हैं ये जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर मरेंगे कम और पैदा ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन अपने आप एकदम पीक पर पहुँच जाएगी। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। पहले का जो समय था उसमें दोनों बैलेंस रहता था, और कभी कभी जो डेथ रेट है वो बढ़ जाता था, डेथ का रेशियो बढ़ जाता था अगर कोई महामारी फैल गई। जैसे कोरोना जैसा पेंडेमिक अगर पीछे के ज़माने में आया होता तो न जाने कितने और लोग मरे होते,
क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो इतने डेवलप नहीं थे। पहले सामान्य जो हैजा प्लेग जैसे महामारियाँ होती थी उन्हीं में लोग गाँव के गाँव साफ हो जाते थे, तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल में भी रहती थी। मतलब ये है तो नेगेटिव, लोगों का मरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जितने पैदा होते थे उतनी बीमारियों की चपेट में आकर और दवाओं के अभाव की वजह से मारे जाते थे। अब क्या है, चिकित्सा व्यवस्था एकदम मेंटेन है, मतलब भले ही एकदम से हाई क्वालिटी ना हो लेकिन इतनी तो है कि किसी आदमी को जिंदा रख सके अगर वो ठीक ढंग से दवाएं कर रहा है। तो ऐसे में डेथ रेशियो जो है वो घटा है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, तो मरने की मात्रा कम हुई है, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है उसमें भी वृद्धि हो रही। तो पॉपुलेशन बढ़ने का एक मेन रीज़न ये भी है। अच्छा, इसके साथ आप देखिए यहाँ पर इमिग्रेशन या माइग्रेशन को देखना आवश्यक है। मतलब ये माइग्रेशन जो है ये भी एक स्थान की पॉपुलेशन को अगर घटाता है तो दूसरे स्थान पर पॉपुलेशन एकाएक मतलब एक सडनली इसमें जो इंक्रीज़ है वो देखने के लिए मिलता है। एक खास शहर में अगर जो बेरोजगार युवाओं की आबादी है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को ही लेकर देखते हैं, हालांकि ये माइग्रेशन का जो फिनोमिना है ये बाकी जीवों में भी काम करता है। मान लीजिए कि किसी खास स्पीशीज़ का जो हैबिटेट है वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, सेम यही चीज़ ह्यूमंस के साथ भी होती है, ठीक है। तो वहाँ जो उसका हैबिटेट है वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो उस जगह को छोड़कर ऐसे स्थान को खोजेगा जहाँ पर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, मतलब बढ़िया से रह खा सके। सेम यही चीज़ हम मनुष्यों के साथ भी है। ऐसे स्थान पर हम रह रहे हैं जो कि बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं है, यहाँ कमाई अच्छी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से जगह छोड़कर हम किसी बड़े शहर की ओर रुख करेंगे ताकि वहाँ जाकर अच्छा कमा सकें और अपने परिवार को भी खुश रख सकें। तो ऐसे में वो बड़े शहर की ओर जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी, वहाँ के जो संसाधन हैं उन पर दबाव पड़ेगा और वहाँ के जो पहले से ही योगी युवा बैठे हुए हैं या लोग बैठे हैं उनके साथ हम कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी जो कि सामान्य जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी होती है, और फिर उनके अधिकारों को हम छीनेंगे या फिर वो हमारे अधिकारों को छीनेंगे। तो ये चीज़ है, माइग्रेशन का जो फिनोमिना है वो भी पॉपुलेशन पे असर डालता है। और साथ में एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी है और सेक्स रेशियो। एज डिस्ट्रीब्यूशन का ये इसमें कॉन्सेप्ट है, एक मोटा कॉन्सेप्ट, बाकी जो बारीक चीज़ें हैं वो तो अलग है कि रिप्रोडक्शन वाली एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन जो है वो लाई कर रही है या वेरी कर रही है। अगर रिप्रोडक्शन वाले दायरे में ज़्यादा पॉपुलेशन उसके अंदर शामिल हो रही है या उसके अंदर मौजूद है तो ऐसे में पॉपुलेशन के आगे और इंक्रीज़ होने की संभावना प्रबल होगी, ठीक है। और अगर उसमें जो बच्चों की आबादी है वो ज़्यादा है या फिर बुढ़ों की आबादी ज़्यादा है तो ऐसे में फिर पॉपुलेशन के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मोटी बात है, बाकी जो इसकी बारीकियाँ हैं वो अलग है। और सेक्स रेशियो पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये सब पॉपुलेशन के अलग अलग फैक्टर्स हमने देखे, ये कुल मिलाकर यहाँ पर 6 दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द सक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सक्सेशन अगर इन एन एरिया वेयर देयर इज नो प्रीवियस कम्युनिटी, और सेकेंडरी सक्सेशन फॉर्म ऑन एग्जिस्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें जो प्राइमरी सक्सेशन है वो ऐसे एरिया में होता है, मतलब उसकी शुरुआत ऐसे एरिया में होती है जहाँ पर कोई भी प्रीवियस कम्युनिटी नहीं पाई जाती। अब ये कैसे संभव है? तो ये इस प्रकार से संभव है कि वहाँ से पूरी तरह से जो ऑर्गेनिज्म था वो नष्ट हो चुका था, वहाँ पे सिर्फ जो एबायोटिक कंपोनेंट है वही बचे हुए थे जो कि फिर से ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई स्पीशीज आकर बसती है, चाहे वो जहाँ से आए, मतलब माइग्रेशन करके ही आएगी, निश्चित बात है, और ऐसा करके वो वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को फिर से एक बार बढ़ाते हैं और उन पर आश्रित रहने वाले जीव अपने आप वहाँ खींचे चले आते हैं। तो ऐसे एक फूड चेन डेवलप होती है, फिर एक फूड वेब बनता है और पूरा बायोम और पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो तैयार हो जाता है। तो ये फिनोमिना है। और बाकी आप देखिए कि सेकेंडरी सक्सेशन में वही चीज़ होती है कि पहले जो प्राइमरी सक्सेशन है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद जब रहने लायक दशाएं वहाँ अच्छी खासी बन जाती हैं तो सेकेंडरी सक्सेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है, और ये तेज़ी से होता है क्योंकि फाउंडेशन तैयार रहती है और बाहर से जो जीव आते हैं वो वहाँ पहले से रह रहे जीवों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं और उन्हीं के आधार पर अपना रहने खाने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ तक हमने इसे कवर किया है, आगे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।